आप सबसे पहले तो पेशेंट के हिस्ट्री लेंगे, उसके सिम्टम्स जानने की कोशिश करेंगे, फिर आप उसको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे। उसके बाद आप कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे कि भाई यही संभावनाएं हो सकती हैं। और जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से हमें ऐसे पेशेंट में कुछ टेस्ट भी करने होते हैं, जैसे ब्लड कल्चर है, या अगर यूरिन में प्रॉब्लम है तो यूरिन कल्चर है, या यूरिन रूटीन टेस्ट है। इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी करते हैं जिनके नतीजे बहुत जल्दी आ जाते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट है, या कुछ और भी इस किस्म के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनको किया जा सकता है। तो उन सब टेस्टों को मिला जुला करके आप एक अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाते हैं, और उसके बिना पे जो भी एंटी माइक्रोबियल आपको उचित लगता है, आपको लगता है इसकी ज़रूरत है या नहीं है, उसके हिसाब से, और कौन सा एंटी माइक्रोबियल या कौन सा एंटीबायोटिक आपको देने की ज़रूरत है, उस हिसाब से फिर आप उसको शुरू करते हैं। अच्छा, आपने एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक लिखी, पेशेंट उसको ले रहा है और उसको 1 दिन में 2 दिन में सिम्टम्स में आराम मिल गया, उसके बाद वो छोड़ दे रहा है उस दवा को। मुझे ये समझाइए कि डॉक्टर हमेशा ये जोर देते हैं कि आपको पूरा कोर्स करना है एंटीबायोटिक का, ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी बैक्टीरिया को आधा अधूरा ट्रीट करेंगे, मैं इसको आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने सांप में चोटिल कर दिया सांप को, तो सांप अगली बार ज़्यादा जोर से आक्रमण करेगा आपके ऊपर, फिर वो आपको संभलने का मौका नहीं देगा। यही चीज़ हमारी कीटाणुओं के विषय में अप्लाई होती है। तो अगर आप किसी कीटाणु को पार्शियली ट्रीट करते हैं, आधा अधूरा आपने उसका इलाज किया, कुछ दिन दवाई खाई फिर आपने छोड़ दी, या प्रॉपर डोज नहीं ली, तो कुछ कीटाणु उसमें आपके शरीर में जिंदा रह सकते हैं, जो उस एंटीबायोटिक से या उस दवाई से बचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो उससे क्या होगा, अगली बार जब वो इन्फेक्शन फ्लेयर अप करेगा या जोर भरेगा तो बहुत जोर से होगा, और फिर आपको उस एंटीबायोटिक से शायद निजात उस बीमारी से नहीं मिल पाएगी। मतलब बैक्टीरिया वेपनाइज हो जा रहा है बहुत। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर जीव को अपने बचने का रास्ता ढूंढने का अधिकार है। तो हर कीटाणु, हर जीवाणु अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और वो उसी को हम आज की तारीख में ड्रग रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कह रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया आज की तारीख में, बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो आप बता रहे हैं, ये मिसयूज से ही फैला है ये। तो एंटीबायोटिक के ज़्यादा लेने से, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, बिना कोर्स पूरा किए, उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण ये है कि हमारे यहाँ ऑन काउंटर दवाइयाँ मिल जाती हैं। आप जाइए मेडिकल स्टोर पे और दवाई ले लीजिए। उसने ना तरीका सही समझाना है, ना उसका प्रॉपर यूज समझाना है, ना ये समझना है कि भाई इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, बहुत सारे मरीज जिनको इस तरीके की आदत होती है या फाइनेंसेस बचाने की कोशिश करते हैं, वो सीधे जाके ऑन द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं। उसके अलावा फिर आप जाएं तो बहुत सारी जो पैथीज़ हैं, सो कॉल्ड पैथीज़ हैं, अब हैं तो आयुर्वेद की या होम्योपैथी की, वो भी एंटीबायोटिक यूज़ कर रही होती हैं, जो नहीं करना चाहिए कायदे से। बहुत सारे सेमी क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो इस किस्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो रैम्पेंट तरीके से एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा बहुत सारा पॉलिट्री फॉर्म है जहाँ पे एंटीबायोटिक्स का मिसयूज हो रहा है। उसके अलावा कई बार पेशेंट अपने एंड से करता है, उसको लगता है आराम आ गया, उसने दवाई बीच में बंद कर दी। क्यों डॉक्टर के पास जाना, क्यों फीस देनी, क्यों एंटीबायोटिक फर्दर खाना। तो उस तरीके की समस्याएं भी हैं। या उस एंटीबायोटिक को जान लेना कि डॉक्टर साहब ने ये लिखी थी, अब दोबारा ना दिखा के बार बार उसी को ही दुकान से ये भी एक तरीका है। ये भी लोग करते हैं, ये वही पेपर निकाला, उसको खाना शुरू कर दिया, या उनके परिवार में किसी को समस्या हुई, उसमें से निकाल के प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ उनको दे दी। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने लगा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा देश दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है, और हम दुनिया में वॉल्यूम वाइज 3rd नंबर पे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में। तो हमारी जिम्मेदारी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कंज्यूम भी उतना ही कर रहे हैं दवाई, बिल्कुल कंज्यूम कर रहे हैं, और रैम्पेंटली कर रहे हैं, इम्प्रॉपर वे में कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए।